हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के बारे में। आज से हम सीआरपीसी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन वाइज सबसे पहले हम सीआरपीसी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो सीआरपीसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी क्वेश्चन सीरीज अलग से निकालेंगे। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यह 1974 का अधिनियम संख्या 2 थी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें आपको 2 डेट याद रखनी है। एक जिसमें इसको मान्यता मिली, दूसरी जब ये लागू हुई 25 जनवरी 1974 को ये इस अधिनियम को अनुमति मिली थी। और ये पूरे भारत में लागू कब हुई? ये लागू हुई 1 अप्रैल 1974 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 प्रारंभिक, जिसकी सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय दंड संहिता 1973 है। यह संपूर्ण भारत में लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं थी। पर जो जम्मू कश्मीर का जो संशोधन हुआ उसके बाद ये लागू हो गई। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कब हुआ, तो आपको डेट पता ही है कि 31 अक्टूबर 2019 के अंदर ये संपूर्ण भारत में लागू हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र के अंदर सिर्फ कुछ अध्याय लागू है। तो 8, 10 और 11 तीनों अध्याय नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्र में ही लागू है। परंतु राज्य सरकार यदि चाहे, गवर्नमेंट यदि चाहे तो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करके बाकी अध्याय, बाकी सेक्शन भी सीआरपीसी की लागू कर सकती है नागालैंड में और जनजातीय क्षेत्र के अंदर। परंतु अभी जो है वो 8, 10 और 11 पूरे लागू है नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र में। अब हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 है परिभाषा खंड। इसके अंदर आपको ए से लेके वाई तक डेफिनेशंस हमें देखने को मिलेगी। चलो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। आपको ये लाइन से याद करनी है सारी डेफिनेशंस, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जमानती अपराध कहाँ है, परिवाद कहाँ है। तो ऐसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछे जाते हैं हर पेपर में। तो आपको सारी सेक्शंस ए से लेके वाई तक याद करनी है लाइन से। देखिए 2A में है जमानती अपराध। अब जमानती अपराध से क्या अभिप्राय है? जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप से दिखाया गया है या तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। इसके अंदर अजमानती अपराध से अन्य कोई अपराध होता है, उससे अभिप्राय है। तो देखिए जो आपकी 2A है वो 2 डेफिनेशन बताती है आपको, एक जमानती अपराध और एक अजमानती अपराध। अब जमानती अपराध वो है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय बताए गए हैं, ठीक है। अजमानती अपराध मुख्यतः हम देखते हैं जो 7 वर्ष से अधिक की सजा होती है, जिनमें उसमें जैसे 3 वर्ष से अधिक की जिसमें सजा होती है, और जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास होता है, वो सब अजमानती अपराध होते हैं, वो बेलेबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमने जमानती और अजमानती अपराध की डेफिनेशन देखी। वो किसमें है? 2A के अंदर है। अब 2B आरोप। इसके अंतर्गत एक ही शीर्षक के अंतर्गत आने वाले, मतलब आरोप की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, पर आरोप के अंदर वो होता है जो किसी परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, वो सब जो मतलब लगाए जाते हैं पॉइंट की ये कार्य इसने किया है, ये अपराध किया है, जितने शीर्षकों में लगाया जाता है वो सब आरोप के अंदर आता है। आपको बस इतना याद रखना है कि आरोप 2B के अंदर है। 2C में है संघीय अपराध। तो इसमें यह बात भी ध्यान रखना, 2C के अंदर संघीय अपराध और संघीय मामले दोनों ही कवर किए हुए हैं। पेपर में ये भी पूछ सकते हैं संघीय अपराध कहाँ है और संघीय मामले कहाँ है। तो दोनों का आंसर यही होगा कि 2C के अंदर है। ऐसे मामले से अभिप्रायित है जिसके अंदर पुलिस अधिकारी प्रथम सूची के या तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो संघीय अपराध वो है जिसमें कोई व्यक्ति बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 2D, वो है परिवाद। संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किए गया यह अभिकथन अभिप्रेरित है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, अपराध किया है, परंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है।
मतलब परिवाद जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी मौखिक या लिखित रूप में किया जाता है तो वो परिवाद होता है, पर जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है। अब 2E देखते हैं, वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से क्या अभिप्राय है? तो किसी राज्य से संबंध में उच्च न्यायालय उस राज्य का उच्च न्यायालय है। किसी ऐसे संघीय क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है तो वह उस राज्य का उच्च न्यायालय हो जाएगा। किसी अन्य संघीय क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडादेश अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो मतलब कि वहां का उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय की डेफिनेशन दी है कि हम सीआरपीसी में उच्च न्यायालय किसे समझेंगे। अब 2F के अंदर भारत की डेफिनेशन दी गई है। भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे इस संहिता का विस्तार है, मतलब जहां जहां इस संहिता का विस्तार है वहां वो भारत के अंदर आएगा। अब 2G के अंदर है जांच। जी से जांच आप याद कर सकते हैं, जिसे इजी रहेगा आपको। तो 2G में है जांच। जांच का अर्थ होता है विचारण से भिन्न, मतलब जो विचारण नहीं आता है उसके अंदर, विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक कार्रवाई जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। अब जांच किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाती है। अब देखते हैं 2I के अंदर अन्वेषण, 2H के अंदर अन्वेषण। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है या साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, मतलब कि मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई व्यक्ति जिसे में पुलिस अधिकारी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत किया है अन्वेषण करने के लिए। अब 2I के अंदर है न्यायिक कार्यवाही। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसे कार्यवाही के अनुक्रम है जो साक्ष्य के वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। मतलब साक्ष्य को वैध रूप से लेना, शपथ पे लेना न्यायिक कार्यवाही कहलाती है। ये है 2I के अंदर दी हुई। फिर 2J के अंदर दी हुई है स्थानीय अधिकारिता। किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण भारत या भारत का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। स्थानीय अधिकारिता का मतलब ये बताया है जहां पे मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जिस क्षेत्र पे एक मजिस्ट्रेट की जो पावर चलती है वो उसकी स्थानीय अधिकारिता होती है। ठीक है। अब 2K के अंदर है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रायित है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया या घोषित किया समझा जाता है। इसमें बताया गया है कि 10 लाख की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो 2K के अंदर महानगर क्षेत्र दिया हुआ है। अब 2L के अंदर दिया है असंघीय अपराध। देखिए संघीय अपराध और संघीय मामले 2C में दिया हुआ है और 2L में असंघीय अपराध और असंघीय मामले दिए हुए हैं। संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, पर असंघीय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये बताया गया है डेफिनेशन के अंदर। 2M के अंदर है अधिसूचना। वे शपथ पत्र प्रकाशित अधिसूचना से अभिप्रेत है। मतलब जो राजपत्र होता है, शपथ पत्र नहीं, राजपत्र, जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है सूचनाएं वो अधिसूचनाएं होती है। 2N अपराध से कोई ऐसे कार्य लोप से अभिप्रेत है जो तत्परवश किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो और इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। देखो अपराध का मतलब वही होता है जो किसी संहिता द्वारा दंडनीय हो। कोई अपराध है या नहीं है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसको किसी संहिता द्वारा दंडनीय बनाया गया है, क्या उसके लिए कोई सजा की गई है। कोई कार्य है वो गलत तो है पर उसके लिए कोई सजा नहीं है तो वो अपराध में नहीं आता है।
जब तक उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था ना की जाए तो वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। 2O उसमें आता है पुलिस थाने का भाषाध्य अधिकारी। अब आप इसको इंग्लिश में याद करोगे तो आपको ओ से ऑफिसर याद रहेगा कि 2O के अंदर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, वो आपको याद करने में इजी रहेगा कि ओ से आप ऑफिसर याद कर लो तो आप भूलोगे नहीं इस चीज को। पुलिस थाने का भाषाध्य अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भाषाध्य अधिकारी थाने के अनुपस्थित हो या बीमार हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी की पंक्ति से ठीक ऊपर है या कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब वह उपस्थित पुलिस अधिकारी कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी हो सकता है। मतलब कि एक पुलिस अधिकारी है जो भाषाध्य अधिकारी है, वो बीमार है, उसके बाद उसका पद कौन ग्रहण कर सकता है? उससे नीचे वाला व्यक्ति कर सकता है, या कांस्टेबल से जो ऊपर वाला है वो स्टेशन के अंदर है तो वो पुलिस भाषाध्य अधिकारी बन सकता है। ये बात इसमें बताई गई है 2O में। फिर 2O के बाद 2P, तो 2P के अंदर P से प्लेस, स्थान याद कर सकते हैं। ठीक है, स्थान के अंदर क्या क्या आता है? स्थान के अंदर घर आता है, गृह, ठीक है, भवन, तंबू, यान, जलयान। तो इसके अंदर टोटल 4 चीज आती है। आपको पूछ सकते हैं कि स्थान के अंदर क्या क्या आता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, तो वो आता है घर, भवन, तंबू, यान, जलयान। फिर 2Q किसी न्यायालय। अब 2Q के अंदर किसकी डेफिनेशन दी हुई है? प्लीडर की दी हुई है। किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्परवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेरित है, और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है। मतलब न्यायालय की अनुज्ञा से जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है। तो क्योंकि अंदर प्लीडर है जो न्यायालय में जाके कोई भी विधिक कार्य कर सकता है, वकील प्लीडर के अंदर ही आता है। जो भी न्यायालय के अंदर कार्य करने के लिए सशक्त है वो सब प्लीडर के अंदर आते हैं। 2Q पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा 1973 के उपबंध 2 के अधीन जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है वो रिपोर्ट है। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट को याद करने का तरीका 2R, R के अंदर रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? पुलिस रिपोर्ट है। अब पुलिस रिपोर्ट मतलब जो पुलिस द्वारा तैयार करके मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है वो है। FIR नहीं है, FIR पुलिस रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, खाली पुलिस रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। अब इसके बाद है 2S। अब S से स्टेशन याद रख सकते हैं, तो स्टेशन कौन सा? पुलिस स्टेशन। तो 2S के अंदर पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। पुलिस थाने से कोई भी चौकी स्थान अभिप्रेरित है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतया या विशेष पुलिस थाने घोषित किया गया है। मतलब कोई भी चौकी, कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा उसे पुलिस थाना घोषित किया गया है तो वो पुलिस स्टेशन है। अब 2T के अंदर है विहित। विहित मतलब इस संहिता द्वारा बनाए गए नियमों के विहित रहेगा। मतलब जो नियम बने हुए इसके अधीन रहते हुए कार्य करेगा। विहित का मतलब ये होता है 2T के अंदर। 2U के अंदर है लोक अभियोजक। ऐसे तो लोक अभियोजक 2U में दे दिया, पर इसकी डेफिनेशन कहाँ है? चॉइस में। तो लोक अभियोजक कहाँ है? चॉइस के अंदर। देखो इसमें डेफिनेशन क्या है? लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेरित है और अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशालय के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति भी है। मतलब जो लोक अभियोजक निर्देशालय के अधीन कार्य करते हैं वो व्यक्ति भी लोक अभियोजक ही होते हैं। अब 2V उपखंड। उपखंड से जिले के उपखंड अभिप्रेरित है। उपखंड का मतलब जिला उपखंड। ठीक है, ये 2V के अंदर दिया हुआ है। अब 2W। W के अंदर सम्मन मामले। सम्मन मामले से अभिप्रेरित है किसी अपराध के संबंध में जो वारंट मामले नहीं है। मतलब सम्मन मामले वो है जो वारंट मामले नहीं है। अब इसके बाद WA पीड़ित। मतलब पीड़ित व्यक्ति कौन है? पीड़ित व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है
जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक और विधिक वारिस भी आता है। अब 2x के अंदर है वारंट मामले। वारंट मामले से विपरीत जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित हो, मतलब मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दंडनीय अपराध हो, तो संबंध मामले कौन हो जाएंगे? जो वारंट मामले नहीं है। अब वारंट मामले कौन से नहीं है? जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से कम की सजा होती है, वो सब अपराध अपने संबंध मामले होते हैं। ठीक है, वारंट मामले कहाँ पे दिए हुए हैं? 2x में। संबंध मामले कहाँ दिए हुए हैं? 2w के अंदर। ठीक है, अब 2y के अंदर दिया गया है उन शब्दों और पदों का जिनका प्रयोग इस परिभाषा में नहीं दिया गया है, किंतु भारतीय दंड संहिता 1960 के अंदर दिया गया है, तो उनका वही अर्थ मानते हुए हम उनको पढ़ेंगे। अब देखते हैं धारा नंबर 3 जो है निर्देशों का अर्थ लगाना। इस संहिता में विशेषक शब्द के बिना मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ जब तक कि अन्यथा कोई उपेक्षित न हो, मतलब मजिस्ट्रेट के अंदर कौन आएगा? महानगर क्षेत्र के बाहर किसी भी क्षेत्र के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा। मतलब महानगर क्षेत्र नहीं है तो बाहर का कोई मजिस्ट्रेट है तो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, महानगर क्षेत्र से संबंध में वह महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब ख बोल रहा है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थान के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र के बाहर है, तो महानगर क्षेत्र में है तो वह महानगर मजिस्ट्रेट ही होगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र का अधिकार का प्रयोग करने वाला महानगर क्षेत्र, मतलब प्रथम वर्ग के अंदर सिर्फ महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं और महानगर क्षेत्र के बाहर हम न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देखते हैं। अब जो गह पॉइंट है वो बोल रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। तो महानगर क्षेत्र के अंदर जब है तो वो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। ठीक है, और जब वो महानगर के बाहर है तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। 2 के अंदर महानगर का जो न्यायालय होते हैं तो उनके बारे में बताया गया। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा कि वह महानगर क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बता रहा है कि जब सीआरपीसी नहीं थी उससे पूर्व में जब कोई मजिस्ट्रेट थे उनका क्या अर्थ लगाया जाएगा। उस टाइम देखो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति यह निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही है। ठीक है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रति यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। मतलब कि अब की जो संहिता उसमें द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, ओनली द्वितीय वर्ग है। पर पहले तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होते थे तो उनको हम द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट समझेंगे। और गै बता रहा है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी न्यायालय के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है। देखो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको महानगर मजिस्ट्रेट समझा जाएगा और जो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है उन्हें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। अब घ पॉइंट बोलता है महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी भी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है और प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह महानगर क्षेत्र के अंदर है। अब द्वितीय महानगर क्षेत्र है वहां प्रथम और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, पर इस संहिता के पहले होते थे तो उनका अर्थ ये लगाया जाएगा, उनको ये माना जाएगा आज कि ये महानगर क्षेत्र के अंदर वाले मजिस्ट्रेट है तो महानगर मजिस्ट्रेट है। ठीक है, अब ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले की बात कर रही है, अभी की बात नहीं कर रही है। अब जो सेक्शन 4 जो मतलब सेक्शन 3 का उपधारा 2 है वो इम्पोर्टेंट है। देखो 4 में बोला गया है कि जहां इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकने वाले कृत्य के मामले में संबंधित है। अब देखो इसके अंदर आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अंतर बताया जाएगा
कि कौन सा कार्य कौन सा मजिस्ट्रेट करता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कार्य करता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कार्य करता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, जिसमें साक्ष्य का अधिमूल्यांकन, साक्ष्य का परीक्षण या ऐसे कोई ऐसा विनिश्चय करना, अंतरण करना जिसमें किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति की और अन्वेषण, जांच, विचारण होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखने की, मतलब कि इसके अंदर कोई विचारण, अन्वेषण, शास्ति लगानी होती है। ये सारे जो कार्य होते हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। और खे बोल रहे हैं जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकृति के हैं, जैसे कि अनुज्ञप्ति का अनुदान करना, अनुज्ञप्ति को निरस्तित करना, मतलब कि अनुज्ञप्ति लगाना, उनको रद्द करना, अभियोजन की मजदूरी करना, अभियोजन को वापस लेना, इस संबंधी जो कार्य होते हैं वो सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। तो इस सेक्शन में आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्या क्या कार्य होंगे वो बताए गए हैं। दोनों में अंतर किया गया है, दोनों का कार्य विभाजन किया गया है। धारा 4 भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। भारतीय दंड संहिता 1960 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण तथा उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। मतलब कि जितने भी आपके आईपीसी के अंदर अपराध दिए गए हैं उनका अन्वेषण, जांच, विचारण सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सीआरपीसी से आईपीसी को जोड़ने का काम धारा 4 करती है हमारी। जो 2 नंबर पॉइंट है वो बोल रहा है कि किसी भी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही की नहीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति और स्थान का विनियमन करने वाले तत्समय परवर्त किसी अधिनियमित के अधीन होगा। मतलब कि और भी कोई विधि है जिसके अंदर किसी अपराध का जांच, विचारण, अन्वेषण करना है तो वो सीआरपीसी के तहत ही होगा। तो सीआरपीसी को अन्य विधि से भी जोड़ने का काम अपनी सेक्शन 4 कर रही है। अब जैसे जितनी भी प्रोसेस, मतलब सीआरपीसी की प्रकृति क्या है, प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। जितनी भी प्रक्रिया होती है जिस भी अपराध के जांच की, अन्वेषण की, विचारण की, उसको सीआरपीसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो सेक्शन 5 है वो है व्यावर्तियां। इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में इस संहिता की कोई भी बात तत्समय परवर्त किसी विधि या स्थानीय विधि पर या तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पे प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब इसके अलावा कोई प्रतिकूल उपबंध है वो इस विधि द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिकूल उपबंध प्रभाव नहीं डालेगी। किसी स्थान की जैसे राजस्थान है, राजस्थान की किसी लोकल लॉ है, उसके अंदर अपनी एक प्रोसेस बताई हुई है उस लोकल लॉ की, तो उस पर ये विधि प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब किसी लोकल लॉ की कमी है, वो कुछ प्रोसेस बता नहीं पा रहा है, तब अपन सीआरपीसी की प्रोसेस लेंगे। पर कहीं पे प्रोसेस बताई हुई है कि ये काम ऐसे होगा, ये अपराध ऐसे होगा, इसकी जांच ऐसे होगी, विचारण ऐसे होगी, तब वो उसी के अनुसार होगी। ये बता रही है हमारी सेक्शन 5 व्यावर्ती के अंदर कि जहाँ कोई की खुद की अपनी सेक्शन बनी हुई है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम समअप करते हैं इसको शॉर्ट के अंदर कि हमने पहले में पढ़ा वो है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरे में हमने देखा परिभाषाएं ए से लेके वाई तक हम लोगों ने देखी, जो आपको लाइन से याद करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद हमने तीसरे के अंदर देखा निर्देशों का अर्थ लगाना, जिसमें बताया गया कि मैजिस्ट्रेट कौन होगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट कहाँ का होगा, किस मैजिस्ट्रेट के नाम से क्या समझेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने चौथा देखा, वो उसने सीआरपीसी को जो भारतीय दंड संहिता और अन्य जो आपराधिक जो विधियां हैं उनसे इनको जोड़ा, उनकी प्रोसेस, जहां प्रोसेस नहीं दी हुई है वहां सीआरपीसी की प्रोसेस लगेगी। ये हमने देखी 5वीं सेक्शन के अंदर। इस प्रकार हमारा भाग प्रथम प्रारंभिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा भाग 2 जो है दंड न्यायालय और दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन, वो देखेंगे। अब आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे
चैनल पे पूरी आपको लॉ की क्लासेज मिलेगी। इसी के साथ जो नई अपडेट आती है वैकेंसी के बारे में वो भी हम सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।